हाँ तो यारो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 सर्कल्स की एक्सरसाइज 8A। बट 8A को करने से पहले आप इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेना। बेसिक थोड़ा सा बस इतना ही समझो, सीकेंड और टेंजेंट क्या है और बाकी जो भी चीज़ थ्योरम कहाँ पर कैसे लगेगी वो सब आपको अच्छे से समझाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे और उस क्वेश्चन में जो भी थ्योरम लगती जाएगी वो सब हम आपको वहाँ पर समझा देंगे। बट यहाँ पर सीकेंड और टेंजेंट अगर आपने समझ लिया ना तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये एक हमारे पास सर्कल है और सर्कल का सेंटर ये है हमारे पास और जिसका नाम है O। अगर हमारी कोई लाइन सर्कल को टच करके जाती बाहर की तरफ से, एक पॉइंट में टच करती ना, तो उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। फिर से सुन लो कि किसी भी सर्कल को बाहर की तरफ से अगर कोई लाइन एक पॉइंट में टच करे, जैसे ये लाइन है ना, एक पॉइंट में सर्कल को टच करी तो इसे हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, ये सीकेंड कौन सी लाइन होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट में टच कर रही है और इंटरसेक्ट कर देती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सीकेंड। बस ये दो बेसिक आपको समझना पड़ेगा। अब देखो टेंजेंट है ना, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? एक पॉइंट से हमेशा याद रखो सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेंगे, एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर, अब यहाँ पर देख लेना नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पर थ्योरम है। अब ये सारी जितनी भी थ्योरम है अगर आप कहोगे तो हम अलग से इन सभी का वीडियो बना देंगे, बट वीडियो तब बनाएंगे जब आप इस वीडियो में 100 लाइक कर दोगे। 100 लाइक कर दोगे, कमेंट करके कहोगे भैया कि हमें थ्योरम चाहिए, तो हर एक थ्योरम का पर्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आप जैसे ही कराओगे, जैसे ही कमेंट करोगे, सब कुछ हम कर देंगे। चलो अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज 8A पर। क्वेश्चन 1, अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा है कि एक आपके पास सर्कल है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब इस सर्कल के सेंटर से एक लाइन बन रहा है और वो लाइन है 29 सेंटीमीटर की, ये क्वेश्चन ने बताया। और क्वेश्चन ने ये भी बताया कि जो सर्कल की रेडियस है ना वो है 20 सेंटीमीटर के। आगे क्वेश्चन कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द P टू द सर्कल। कह रहा कि P पॉइंट से जो हमारी एक टेंजेंट बन रही है उस टेंजेंट को हमें क्या करना है? फाइंड करना, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बट अगर आपने फिगर को ध्यान से समझ लिया तो क्वेश्चन ईजी से आसान लगेगा। अब कैसे लगेगा ईजी से आसान, उसको देखो। यहाँ पर हमने सर्कल बना दिया, अब इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। हमने सबसे पहले क्या किया कि कह दिया कि इसमें जो एक पॉइंट बन रहा है ना, ये सर्कल का सेंटर है। क्वेश्चन ने बताया था कि सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट बन रहा है, एक लाइन बन रही जो कि है 29 सेंटीमीटर की। हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी 29 सेंटीमीटर की और इसका नाम रख दिया P, जो कि क्वेश्चन ने हमें बताया था। और साथ में ही क्वेश्चन ने ये बताया था कि इसकी जो रेडियस है ना वो कितनी है? रेडियस बता दी 20 सेंटीमीटर की, तो हमने इसकी रेडियस बना दी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। ये हो गई रेडियस। रेडियस पता है ना कैसे बनती है? सर्कल के सेंटर से लाइन जाती है और सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच कर देती है, उसको हम लोग बोल देते हैं रेडियस। ये हो गई हमारे पास रेडियस 20 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन ने कहा था कि P पॉइंट से लाइन जा रही है और सर्कल को टच कर रही है, या फिर बोलो टेंजेंट बन रही P पॉइंट से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक लाइन बना देते हैं। तो ये हो गई हमारी एक टेंजेंट। अभी हमने बताया था ना टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है बाहर की तरफ से, उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो ये हमारी टेंजेंट होगी। अब इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं, तो इसे बोल देते हैं O और इसे बोल देते हैं Q। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये बन गया हमारा फिगर। हमें ये पता है 29 है, ये पता है 20 है, हमें फाइंड करना है QP। अच्छा, अगर इसको ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमारे पास सर्कल भी है। सर्कल अगर ना होता तो ये क्या दिख रहा होता है? ये दिख रहा होता है एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल की दो साइड हमें पता है, तीसरी हमें फाइंड करनी होती है तो हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बट पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो क्या ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल है? अगर राइट एंगल होगा तो इसमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो हम लोग कैसे पता लगाएं? तो बहुत सिंपल सी बात है, एक थ्योरम है वो कहती है कि अगर हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो वो परपेंडिकुलर हो जाती है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास OQ है ना, ये क्या है OQ? ये हमारी रेडियस है। अब ये रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है तो ये बन जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो हम लोग बोलेंगे OQ परपेंडिकुलर QP। सिंपल है, बस इतना ही। अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें पता है कि जब भी हमारा परपेंडिकुलर बनता है ना तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का। अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर यूज़ कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से ये तीसरी साइड निकालेंगे। बन गया ना इजी से आसान वाला क्वेश्चन। थ्योरम भी हम लोगों ने सीख लिया और हमने ये भी सीख लिया क्या करना है। अब बात आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी चीज़ हमने की है
उन सब चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो आप ध्यान से, हमने सबसे पहले क्या बनाया हुआ है, हमने सबसे पहले बनाया हुआ है एक ओ। ओ हमारा क्या है, ये सेंटर है सर्कल का, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ, ठीक है। यहाँ लिख दिया ओ, यहाँ लिखते हैं लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हमें पता है जो OP है वो है हमारे पास 29 सेंटीमीटर की, और जो OQ है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर का। अब देखो जो हमारे पास QP है वो क्या है, टेंजेंट है। या देखो QP ये हो गया हमारे पास इज अ टेंजेंट, बस QP इज अ टेंजेंट एट Q एंड हमने कर दिया OQ इज द रेडियस। बस जो भी चीज़ है ना, बस वो सब आपको लिखना है। इतनी बात क्लियर होगी। और यहाँ पर हमने पहले बता दिया जो OQ है वो परपेंडिकुलर है QP से, तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ लिखा हमने OQP, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर होगी। अब चलो, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, देखो यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री जो भी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे OP, ये हाइपोटेनस, ये हो गई ना, ये हो गया हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास QP स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, हो गया, ये हो गया। अब OP हमें पता है 29 है, अब 29 का स्क्वायर निकालो जल्दी से, इक्वल्स टू यहाँ पर है QP, और ये OP था, अब ये QP हमें पता नहीं तो इसको ऐसे ही लिख दो, प्लस यहाँ पर आ जाओ ये है 20, तो ये हो गया हमारे पास 20 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, ये कर दिया। अब देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 400, यहाँ पर हो गया 400, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास OP, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 441 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास OP, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा यहाँ पर लग जाएगा रूट, ये हो गया हमारे पास 441 इक्वल्स टू हो गया OP। अब अच्छा ये बताओ ये 441 किसका स्क्वायर होता है, तो जनाब ये होता है 21 का स्क्वायर, और ये 21 जो आया है यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पर हो गया OP जो हमें साइड फाइंड करनी थी, ये जो टेंजेंट हमें फाइंड करनी थी, ओके हमने OP गलत लिख दिया, ये QP था, सॉरी, ये QP जो है हमारे पास यही हमको फाइंड करनी थी, और ये हमने फाइंड कर लिया जो कि आया है 21, ठीक है। अब देखो हमें जो भी साइड गिवन थी वो सभी दी गई थी सेंटीमीटर में, तो इसको भी लिख दो, ये है हमारे पास सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर QP हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2, अ पॉइंट P इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन ना बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बहुत सिंपल है। इस बार क्वेश्चन ने क्या कह दिया है कि हमारे पास एक पॉइंट है P नाम का, इस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कहने का ये है कि सर्कल का ये सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से 25 मीटर दूर एक पॉइंट बन रहा है जिसका नाम P है। कुछ इसी तरीके से एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बता दिया है एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द P। अब P से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और उसकी जो लेंथ है ना वो 24 सेंटीमीटर की। तो देखो इस बार हमको ये दे दिया गया है, ठीक है, ये डिस्टेंस दे दी गई है, टेंजेंट दे दिया गया है, और साथ में हमसे पूछा गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमसे इस बार रेडियस पूछ लिया गया। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने 1 किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व होगा। अब यहाँ पर आपने इससे देख लिया है, इससे समझ लिया है, अब इसको और अच्छे से समझ लो इसके रियल फिगर से। तो यहाँ पर हमने सर्कल को बना लिया और सर्कल का सेंटर हमने यहाँ पर कर दिया ये है, ठीक है, और इसका नाम रख दिया है O। अब सर्कल का सेंटर हमारा O हो गया, तो क्वेश्चन ने बताया कि सर्कल से 25 मीटर दूर एक पॉइंट बन रहा है जिसका नाम P है। तो हमने यहाँ पर बना दिया, ये हमारे पास P पॉइंट है। अब यहाँ पर हमारी एक रेडियस बन जाएगी कुछ इसी तरीके से, हमने यहाँ पर रेडियस बना दी। अब इस रेडियस को हम यहाँ पर टच करा देंगे P से, क्योंकि ये हमारी एक टेंजेंट बन रही थी, ये बन गई हमारी एक टेंजेंट, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कर दो, तो ये हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया P।
अब क्वेश्चन ने बताया कि ये 25 सेंटीमीटर है और जो टेंजेंट है हमारे पास वो 24 सेंटीमीटर है। तो जनाब रेडियस क्या है ये फाइंड करना है। फिगर तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें रिप्रेजेंट कैसे करना है वो देखो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेट करिए, लेट जो हमारे पास AP है वो हमारी क्या है, एक टेंजेंट है। AP यहाँ कर दिया बी द, यहाँ कर दिया हमने टेंजेंट। और फिर यहाँ पर हमें पता है कि जो OP है वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो AP है वो हमारे पास है 24 सेंटीमीटर है। हमको यहाँ पर फाइंड करना है रेडियस जो कि है हमारे पास OA, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर रेडियस टेंजेंट को टच करती है, टेंजेंट को कहाँ पर टच करे ये भी समझना है। टेंजेंट को उस पॉइंट में टच करी जहाँ पर टेंजेंट हमारे सर्कल को टच कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है ना, तो ये बन जाता है परपेंडिकुलर। तो हम लोग बोल सकते हैं जो OA है ये परपेंडिकुलर है हमारे पास AP के, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास 90। अब ये हमारे पास जो ट्रायंगल दिख रहा है AOP वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो यहाँ पर यूज़ कर देंगे पाइथागोरस। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OP स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास OA स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास AP स्क्वायर। अब OP स्क्वायर हमें पता है 25 स्क्वायर है, 25, ठीक है। और OA हमें पता है ये कुछ भी नहीं है तो OA को OA लिखा। और AP है वो है हमारे पास 24, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 225 होता है, सॉरी 625 होता है। तो यहाँ लिख दिया 625। 24 का होता है भैया ये 576, तो ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का तो 500 यहाँ पर हो गया 76। इक्वल टू कर दिया हमने OA, यहाँ पर हो गया स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा 49, ये हो जाएगा रूट। अब ये रूट कैसा है पता है ना, यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट। ये आ गया हमारे पास OA। अब क्या करना है, अच्छा ये बताओ 49 ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इक्वल्स टू OA। अच्छा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ये 7 कैसे आ गया है ना, तो यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रूट 49। अब यहाँ पर 49 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बचा क्या 7, 7 हमारा बाहर आ गया। तो यहाँ पर हो गया 7 सेंटीमीटर OA। OA हमारा क्या था, रेडियस थी, हमें रेडियस ही तो फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन में रेडियस, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मैसेज करो इंस्टाग्राम में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 टू कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 6.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब हो रहा है कि ऐसे सर्कल जिसके सेंटर सेम हो। कुछ इस तरीके से देखो हमारे पास एक ये बड़ा वाला सर्कल है, एक ये छोटा वाला सर्कल है, इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो ये है, ठीक है, सेम सेंटर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक की रेडियाई 6.5 है और दूसरे की 2.5 है। तो इसका मतलब यही हो रहा है ना कि जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियाई 6.5 है और छोटे वाले की 2.5 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल में कॉर्ड बन रही है ना उसकी लेंथ को फाइंड करना है। तो देखो ये लार्जर सर्कल हो गया और इसमें हमारे पास ये कॉर्ड बन रही है, ठीक है, ये कॉर्ड बन रही है, ये AB नाम की ये पूरी कॉर्ड है, इसको हमें फाइंड करना है, इसकी लेंथ को हमें फाइंड करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे कह रहा विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। समझ में आ गया। देखो ये OC हो गया छोटे वाले की रेडियाई, ठीक है, और ये OA हो गया बड़े वाले की रेडियाई, और AB हो गया, अगर सिर्फ बड़े वाले सर्कल को देखोगे तो AB बन जाएगा ये एक कॉर्ड, और ये कॉर्ड टच कर रही है सर्कल को छोटे वाले को। अगर 2 मिनट लिए ध्यान दो तो ये अगर बड़े वाले सर्कल की बात करोगे तो ये कॉर्ड है, और छोटे वाले सर्कल की बात करोगे तो ये टेंजेंट हो रही, क्योंकि ये एक पॉइंट में छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है ना। कमाल की बात। यहाँ पर टेंजेंट की बात क्वेश्चन ने नहीं की, बट यहाँ पर ये टेंजेंट भी हो रही है। टेंजेंट कब होगी, जब हम लोग इस छोटे वाले सर्कल की बात करेंगे, और ये कॉर्ड कब होगी, जब ये बड़े वाले सर्कल की बात करेंगे। टेंजेंट ये कैसे हो रही है, हमें पता है कि अगर सर्कल को बाहर की तरफ से किसी भी एक पॉइंट में लाइन टच करती है तो वो हमारी टेंजेंट होती है। क्लियर हो गया। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा फिगर। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर हमने जो भी लिख रखा है ना उसको एक बार समझ लो। यहाँ पर कुछ अलग से हमने नहीं लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन ने जो भी बोला है बस वही लिखा हुआ है।
यहाँ लिखा है लेट ओ बी द कॉमन सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द टू सर्कल एंड ए बी द कॉर्ड। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि भैया हमारे पास दो सर्कल का जो ये कॉमन सेंटर है वो ओ है और जो ये ए बी दिख रहा है ये कॉर्ड है, ठीक है। ए बी द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। लार्जर सर्कल की बात करोगे तो ये कॉर्ड है, अगर छोटे वाले सर्कल की बात कर लोगे तो ये टेंजेंट बन जाएगी। विच टच द स्मॉलर सर्कल एट सी, तो देखो पूरा हमने कॉपी करके रखा हुआ है क्वेश्चन से, है ना, कुछ भी अलग नहीं। अब बस यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया ओ ए एंड ओ सी, ये ओ ए है ये ओ सी है, ये इतनी है ये इतनी है। और देखो एक चीज़ सिंपल सी बात हम बताएं, अगर हमारी जो ये ओ ए सी है ये क्या है, रेडियाई है, रेडियाई टेंजेंट को टच करती है। हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये जो लाइन है ये कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की। हम लोग ये देखेंगे कि जो ये लाइन है ये टच करेगी सर्कल को, छोटे वाले को एक पॉइंट में, तो ये हमारी टेंजेंट बन रही है। हमें पता है कि अगर टेंजेंट में रेडियाई टच करती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ओ सी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ सी बाइसेक्ट ए बी। अब ओ सी क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये बाइसेक्ट भी करेगा ए बी का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भैया जो ए सी है वो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा किसका, ए बी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना ये होगा ए सी होगा, यहाँ पर लिख भी देते हैं, जितना हमारा ए सी होगा उतना ही हो जाएगा हमारे पास सी बी, दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर का मतलब अगर ये 2 होगा तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। चलो ये हमने कर दिया। अब देखो हमें यहाँ पर क्या पता है, हमें ये रेडियाई पता है बड़ी वाली जो कि है 6.5, और हमें यहाँ पर पता है ओ सी जो कि छोटी वाली रेडियाई है जो कि है हमारे पास 2.5। हमको यहाँ पर फाइंड करना है इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमें पता चल गया ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ओ ए सी ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर हम लोग इसकी लेंथ फाइंड कर लेना तो ये इजीली हमें मिल जाएगा। अब कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, हमने कहा इन ट्रायंगल ओ ए सी, जो ये हमारा ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ओ सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास ए सी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब हमारे पास जो ओ ए है वो है 6.5 है, और यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर इक्वल टू जो ओ सी है वो हमारे पास 2.5 है, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए सी है, इसको हम ए सी ही लिख देते हैं, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब 6.5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42.25, ठीक है, आप करके भी देखना। और यहाँ पर 2.5 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25। यहाँ कर दिया प्लस हमने ए सी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है 42.25 माइनस कर दिया हमने 6.25 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर ए सी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और 4, यहाँ पर आ जाएगा 36। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटा देंगे रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए सी, और ये रूट हटेगा तो यहाँ पर हो गया 6 इक्वल्स टू ए सी। तो हमें ए सी मिल गया है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ए सी हमारे पास क्या है, ये है ए सी। अगर ये 6 है ना भाई, तो हमारे पास जो ये सी बी होगा ना, ये भी हमारा 6 होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये भी 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये ना जो ओ सी है ये इसे बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कैसे करेगी, इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट करेगी, जितना ये होगा उतना ये होगा। अभी हमने बताया था ना ए सी बराबर होगा सी बी के। अगर ये हमारे पास 6 है तो ये भी 6 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी है वो हो जाएगी, वो कैसे बनेगी, वो ए सी प्लस सी बी से बनेगी, और ए सी भी हमारा 6 होगा, सी बी भी 6 हो जाएगा, तो ए बी जो हमारे पास कॉर्ड है वो बन जाएगी 12 सेंटीमीटर। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास जो आंसर आया है वो है 12 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC टच द साइड AB BC AC एट अ पॉइंट D E and F respectively. If AB this, BC this and AC this, find the length of AD BE and CF. क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अगर नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन ये कह दिया कि आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है,
और वो सर्कल ए बी साइड को टच कर रहा है डी में, और ए सी को टच कर रहा है एफ पॉइंट में, और बी सी को टच कर रहा है ई पॉइंट में, तो यहाँ पर कहा गया है कि भैया ए डी बी ई और एफ सी की साइड क्या होगी, लेंथ क्या होगी, ये पूछा गया। सिंपल से यहाँ पर यूज़ करेंगे थ्योरम का, और थ्योरम कहती है कि जनाब अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी कोई टेंजेंट बन रही है तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। अब इसको कैसे समझोगे वो देखो, एक्सटर्नल पॉइंट हमारा ये ए बी है, एक्सटर्नल पॉइंट बी भी है, और एक्सटर्नल ये हमारा सी भी है। अगर हम लोग ए को लेते हैं, ए से हमारी टेंजेंट जा रही है ना, अगर डी से ए की बात करें तो ये टेंजेंट ही है। हमने क्या बताया, टेंजेंट किसे कहते हैं, अगर सर्कल को बाहर की तरफ से एक पॉइंट में कोई लाइन टच करती है तो उसे हम लोग टेंजेंट करते हैं। तो डी ए की बात करें तो ये भी टेंजेंट है, और ए एफ की बात करें ये भी टेंजेंट है, और ये दोनों ही जो साइड हैं, दोनों ही जो टेंजेंट है, ये बन कहाँ से रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। जब कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है वो आपस में इक्वल होती है, मतलब कि जो डी ए होगी वो बराबर होगी ए एफ के, ठीक है। वैसे ही बी भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही है, तो जो ये टेंजेंट बन रही है ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हैं। ऐसे ही सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी हमारी टेंजेंट बन रही सी एफ और ई सी, ये दोनों भी हमारी आपस में इक्वल हैं। बस यही समझाना था, ये आपने समझ लिया ना। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो। तो यहाँ पर ना जो भी हम लोग थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं वो हमने लिख लिया। हमने यहाँ लिखा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हमने क्या बताया कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी अगर टेंजेंट बन रही है तो वो आपस में इक्वल होगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं ए पॉइंट की। ए क्या है हमारे पास, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ लिखा है ए इज़ अ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने पॉइंट। अब देखो ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक टेंजेंट बन रही है, ये टेंजेंट बन रही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए डी टेंजेंट है वो बराबर है ए एफ के, ठीक है। अब इसका नाम रख देते हैं, इसको बोल देते हैं x। अगर इसको x बोलेंगे तो ये भी हमारा x हो जाएगा। तो हमने कह दिया ये दोनों हमारे x हैं, हमारे x नहीं है, ये x सेंटीमीटर की लेंथ ये भी बोल सकते हो, ठीक है। या किसी के x नहीं है, ये x हमने इसकी लेंथ बता दी। इतनी बात क्लियर है। अब वैसे ही अगर हम लोग बात करें b की, तो b भी तो हमारे पास क्या है, b इज़ एक्सटर्नल, यहाँ कर दिया हमने पॉइंट। b भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो db है वो बराबर है बी एफ के। और ये दोनों हमारे कैसे हैं, ये दोनों हमारे हैं y, बोल लो इसे, ये y हो गए, ये क्या हो गया हमारे पास, y हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब जो ये c दिख रहा है ना, c भी तो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हमने कह दिया c इज़ अ एक्सटर्नल, यहाँ कर दिया हमने पॉइंट। c हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो हम लोग बोलेंगे जो एफ सी है वो बराबर है सी ई के, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे z के। तो हमने बोल दिया ये दोनों y के इक्वल हैं, ये दोनों x के इक्वल हैं, और ये हो जाएंगे हमारे z। क्लियर इतनी बात। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब बात आती है इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर ना अगर हम लोग बोले ए बी की बात करें, तो ये ए बी ये साइड जो बन कैसे रही है, ये ए बी साइड बन रही जब हमने x और y को ऐड कर दिया। x और y को ऐड किया ना, तब क्या बना ए बी, और ए बी की लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है, चेक कर लेते हैं। ए बी की लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, है ना। वैसे ही अगर हम लोग ए सी की बात करें, ए सी, तो ये बन कैसे रहा है, x और प्लस z, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो ए सी है ना बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस z इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए सी कितना है, सॉरी ए सी 10 है, यहाँ कर दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर ऐसे ही बी सी को देख लो, y और z है, तो यहाँ लिखा हमने y प्लस z इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बी सी, ये है 8 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, और ये हो गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ले लेते हैं दूसरी पहली इक्वेशन को और ले लेते हैं तीसरी इक्वेशन को। तो यहाँ लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने थर्ड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। दूसरी इक्वेशन हमारे पास y प्लस z है ना, तो z यहाँ लिख देते हैं और y यहाँ लिख देते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस जेड
इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें x माइनस जेड मिल गया और इसे बोल दो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन हमारे पास? फोर्थ इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे आ गए। यहाँ पर x माइनस जेड हमें मिल गया है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर ना चौथी इक्वेशन को ले लें और हम लोग दूसरी इक्वेशन ले लें, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फोर्थ एंड हमने कर दिया सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस जेड इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस जेड इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। 2 से ये हमारा कैंसिल, तो x इक्वल्स टू हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने x की वैल्यू निकाली। जैसे ही हमने x की वैल्यू निकाली ना, वैसे ही y की निकालो, वैसे ही z की निकालो। अब x की वैल्यू निकाली तो इस x की वैल्यू को उठाओगे और पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 12। यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू 12 माइनस 7 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 5 सेंटीमीटर, x की वैल्यू मिल गई हमें 7 सेंटीमीटर। और अब हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू? z की वैल्यू। तो z की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा हमने यहाँ लिखा पुटिंग y इन इक्वेशन हमने कर दिया थर्ड। तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया y की जगह पे 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 8। तो z इक्वल्स टू 8 माइनस 5, तो z की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो देखो z की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई। अब आ जाओ फिगर में। यहाँ पर क्या है? x है। x की वैल्यू हमने अभी क्या निकाला हुआ है? 7। ये आ गया 7। dA हमें मिल गया 7। तो यहाँ लिख देते हैं जो dA है वो हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब देखो हमें BF फाइंड करना था ना, BF था, BE था, एक सेकेंड, AD भी हो गया हमारे पास, BE कहाँ पर है यार? BE है, क्या गड़बड़ कर दिया। ये BE होगा और ये BF है। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया था ना, तो चलो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक आ गया होगा सोल्यूशन में। तो यहाँ पर भी हमें BE करना पड़ेगा। जहाँ पर BF हमने ले रखा है, यहाँ पर BF है ना, तो ये भी BE होगा और ये CE की जगह पे CF होगा। ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर F कर दिया, यहाँ पर E कर दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। और कोई मिस्टेक नहीं, AF की जगह पे AF नहीं AE होगा। ये हो जाएगा हमारे पास। E और F में आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, और सब कुछ ठीक है यहाँ पर। चलो, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो x है वो DA है। DA हमने क्या निकाली है? 7, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है? BE हमें को फाइंड करना है। तो BE हमारे पास क्या है? y है ना, तो y हमने अभी क्या फाइंड किया हुआ है? 5। तो ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है? CF ये है, CF हमारे पास z है, तो यहाँ पर लिखेंगे CF इक्वल्स टू 3। और यही हमको फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है ना। कितना सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पर थोड़ी सी हमसे मिस्टेक ये हुई थी, यहाँ पर हमने नेमिंग गलत कर दी थी। बस आपको वही ध्यान रखना है। अगर कहीं और कुछ दिक्कत हो ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट सेगमेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट द पॉइंट AO B एंड P आर कॉन्साइक्लिक। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास देखो PA है और PB है, ये दोनों टेंजेंट है, ठीक है। और सर्कल के अंदर एक सेंटर है जिसका नाम O है। तो क्वेश्चन ने यहाँ कहा है कि भैया जो आपको AOBP दिख रहा है ना, इसको प्रूफ करके बताओ कि ये कोसाइक्लिक है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखो AOBP के अंदर जो एंगल आपको दिख रहे हैं, जैसे एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये और एक ये है, अगर इनके एंगल मतलब इसके अपोजिट एंगल का सम हमने 180 करके दिखा दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा ये कोसाइक्लिक है। अपोजिट एंगल का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि B दिख रहा है, B के अपोजिट क्या दिख रहा है? A।
अगर इन दोनों का सम 180 करके दिखा दिया तो भी हो जाएगा, या फिर P है इसके अपोजिट क्या दिख रहा है O है, इन दोनों एंगल का सम 180 करके दिखा दिया तो भी प्रूफ हो जाएगा। अब इसे प्रूफ करेंगे कैसे वो देखो। तो यहाँ पर ना इसको प्रूफ करने के लिए आप सिंपल सा यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास PA दिख रहा है ना, ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ये फिगर थोड़ा सही से नहीं बना, बस ये देखो कि ये एक टेंजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर PB है ना, ये भी एक टेंजेंट है। अब ये O हमारा सेंटर है और इस सेंटर से हमने एक लाइन खींच दी और टेंजेंट को टच करा दिया। तो हमें पता है कि अगर सर्कल या फिर बोलो अगर रेडियस हमारी टेंजेंट को टच करती है और जिस पॉइंट में टच करती है वो बन जाता है 90 डिग्री का। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि हमारी रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। तो हमने देखा कि ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180। तो अपोजिट एंगल का जो सम आ रहा है वो 180 आ गया। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर प्रूव कर देंगे कि ये हमारे पास कोसाइक्लिक है या फिर बोलो साइक्लिक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करके कैसे दिखाएंगे वो देखो। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी रेडियस क्या कर रही है, PA को टच कर रही है। PA को टच करी तो ये क्या हो रही है, परपेंडिकुलर बना रही है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे PA, ये परपेंडिकुलर हो रहा है किससे, OA से। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो PB है ना, ये भी परपेंडिकुलर हो रही है किससे, ये बन रही है BO से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब PA परपेंडिकुलर OA है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है ये तो 90 होना ही है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल A, बोल देते हैं कि हमारे पास जो एंगल A है या फिर बोलो A ही बोल देते हैं, एंगल जो A है वो 90 डिग्री का हो गया और यहाँ पर जो एंगल हमारे पास B है वो भी 90 डिग्री हो गया है। अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 90 प्लस 90 इक्वल्स टू हमने कर दिया 180। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट एंगल का जो सम आया वो 180 डिग्री हमारे पास आ गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख दिया सम ऑफ पेयर ऑफ, यहाँ कर दिया अपोजिट एंगल इज 180। ठीक है, तो यहाँ पर भैया जब अपोजिट एंगल का जो सम हमारा 180 हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो AOBP है ना, ये क्या है, ये कोसाइक्लिक है, या फिर बोल दो AOBP इज़ अ साइक्लिक। बस यही हो गया। ठीक है, यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है। देखो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर थ्योरम। ये थ्योरम क्या लिखा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने अभी बताया ना कि अगर हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करती है और जिस पॉइंट में टच करती है तो वो परपेंडिकुलर बना लेता है। अब जब परपेंडिकुलर बन जाता है तो वो बनता है एंगल 90 डिग्री का। बस यही चीज़ है, यहाँ पर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया था पहले से, ताकि यहाँ पर लिखें तो टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। हाँ तो यारो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, ये कह रहा है इन द गिवन फिगर द कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O टच द स्मॉलर सर्कल एट C, प्रूव दैट AC इक्वल्स टू CB। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। यहाँ पर फिगर को देखो, यहाँ पर एक ही सेंटर है, बस सर्कल हमारे पास दो है। ऐसे सर्कल को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास AB कॉर्ड है। AB जो कॉर्ड है वो बन रही है किसमें, बड़े वाले सर्कल में, बट यही जो AB कॉर्ड है ये टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को। किस पॉइंट में टच कर रही है, C पॉइंट में टच कर रही है। तो क्वेश्चन ने कहा है जो AC आपको दिख रहा है ना, ये AC बराबर है CB के, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें करना क्या पड़ेगा, अगर हम लोग बड़े वाले सर्कल को भूल जाए थोड़ी देर के लिए और सिर्फ देखें AB जो है ना ये टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को, तो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट में, तो ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई ना टेंजेंट। अब यहाँ पर क्या है, सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट को हम लोग टच करा देंगे तो क्या हो जाएगी, ये रेडियस बन जाएगी। और रेडियस जब टेंजेंट को टच करती है तो वो क्या होती है भैया, परपेंडिकुलर हो जाती है और बन जाता है 90 डिग्री का एंगल। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे तब आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये बन गई हमारी एक रेडियस। अब जो ये रेडियस है ना ये टच कर रही है टेंजेंट को। अब ये टेंजेंट कैसे हो रही है, देखो AB जो है ना ये अगर बड़े वाले सर्कल की बात करोगे तो ये कॉर्ड हो जाएगी, और अगर छोटे वाले सर्कल से बात करोगे तो ये बन रही है टेंजेंट, क्योंकि इस पॉइंट पे ये टच कर रही है सर्कल को।
ठीक है। अब रेडियस टेंजेंट को टच कर रही तो भैया ये 90 डिग्री के एंगल बना देंगे। अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। AO को यहाँ पर ज्वाइन कर दो और BC को यहाँ पर ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर OAC, ठीक है, ये एक अलग ट्रायंगल बन गया और OCB ये एक अलग ट्रायंगल बन गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर हमने सिमिलर प्रूव कर दिया ना तो AC बराबर हो जाएगा CB के। अब कैसे करेंगे वो देखो, तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं और यहाँ पर हमने लिखा ज्वाइन AO, हमने क्या कर दिया, AO को ज्वाइन कर दिया और OB को ज्वाइन कर दिया एंड हमने यहाँ कर दिया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। देखो जो जो हमने किया बस हमने वही लिखा है। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, OC जो है ना ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसका, AB का। बस जो हमने अभी किया है वही कर दिया, लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, अब हमने देखा कि हमारे पास ट्रायंगल है तो हमने लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ पर कर दिया इन ट्रायंगल AOC और यहाँ ले लिया हमने एंड जो हमारे पास ट्रायंगल है ये है BOC। अब इन दोनों में खास बात क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये वाला एंगल और यहाँ पर ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल आपको 90 के दिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ACO और यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास BCO, ये दोनों ही एंगल जो है ना 90 डिग्री के, तो यहाँ लिख देते हैं 90 ईच। इसीलिए ये दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल हो गए। अब बात करते हैं हम लोग OC की। अगर हम लोग ACO की बात करें या फिर बोलो AOC, इस ट्रायंगल की बात करें, इसमें भी OC साइड आ रही है और अगर हम लोग BOC की बात करें इसमें भी OC साइड आ रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो OC है ना ये बराबर है OC के, क्योंकि ये दोनों ये साइड ना आपस में कॉमन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर OA क्या है, ये एक रेडियस है और OB क्या है, ये भी एक रेडियस है। अब रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो OA है ये बराबर है OB के। अब ये दोनों क्या है, हमारी रेडियस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो हमने देखा ये हमारा क्या हो गया, साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, ये हो गया एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में हम कैसे हो गए, हमारे सिमिलर हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल AOC है वो सिमिलर ट्रायंगल है किसके, BOC के। और यहाँ पर रीजन दे दो साइड एंगल साइड, बस ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। या फिर इसको प्रूफ कर दो आप, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल AOC बराबर है और सिमिलर है बाय RHS रूल। RHS रूल भी यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, RHS यहाँ कर दिया हमने रूल, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दो कि हमारे पास जो AC है वो बराबर हो जाएगी किसके, CB की बराबर हो जाएगी बाई CPCT। बस यही हमें ये करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। अगर आप ये कर रहे हो तो ये हटा दो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप क्या करो, कमेंट करके जरूर पूछ लो। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O इफ CD इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट E एंड PA इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो PCD ये दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करके बताओ। पेरीमीटर फाइंड करना बहुत सिंपल है, तीनों साइड का सम कर दोगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। बट बात यहाँ पर आती है, क्या तीनों साइड हमें पता है कि कितनी है, लेंथ पता है क्या तीनों साइड की, नहीं पता है। यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर पता है PA ये पूरी साइड पता है, ठीक है, और हमें पता है ये PB ये पूरी साइड पता है, और यहाँ पर ना हमें C से लेकर D तक की ये साइड हमें पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर PD निकालना पड़ेगा, CP निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर CD निकालना पड़ेगा और फिर हमें इनका सम कर देना होगा, तब हमें मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। अब कैसे करेंगे वो देखो। अब इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो। इस फिगर में हमें सिर्फ एक ही डिस्टेंस पता है, वो है हमारे पास A से लेकर P वाली।
AP ये एक डिस्टेंस है जो कि 14 सेंटीमीटर की हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि AP एक टेंजेंट है और PB भी हमारी दूसरी टेंजेंट है। अब ये दोनों ही टेंजेंट हमारी कैसे बन रही है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही, और हमें पता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती हैं तो वो दोनों ही टेंजेंट आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कह देंगे कि हमारे पास जो PA है ना, ये बराबर हो जाएगी PB के। क्यों बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। इतनी बात क्लियर है। अब ये दोनों ही हमारी हो जाएंगी 14 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये 14 की है तो ये भी 14 की हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो ये C दिख रहा है ना, और यहाँ पर आपको जो D दिख रहा है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ से C से लेकर A तक ये क्या है, ये भी तो एक टेंजेंट है, और यहाँ पर E से लेकर C तक ये क्या है, ये भी एक टेंजेंट है। वैसे ही E से लेकर D तक ये भी तो एक टेंजेंट है, और D से लेकर B तक ये भी एक टेंजेंट है। अगर इस D पॉइंट को देखो तो क्या हो रहा है कि ये D पॉइंट से हमारी ये दोनों टेंजेंट बन रही, तो इसका मतलब क्या हो रही है, ये टेंजेंट बराबर है इसके। और वैसे ही C पॉइंट है, इस C पॉइंट से हमारी ये टेंजेंट बन रही और यही टेंजेंट बन रही, तो ये दोनों भी टेंजेंट आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्यों हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट हमारे एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमारी कोई टेंजेंट बनती है तो वो आपस में इक्वल होती है। अभी हमने बताया ना, तो वैसे ही यहाँ लिख दो CA जो है वो बराबर है किसके, CE के, और वैसे ही जो DE है हमारे ये बराबर है DB के इक्वल है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ हमारे पास ट्रायंगल हो गया PCD कर दिया। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो PCD है ना, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है कि तीनों साइडों का सम। अब जैसे कि हमारे पास PC एक साइड है, प्लस यहाँ पर हो गया PD दूसरी साइड है, प्लस तीसरी साइड है हमारे पास CD, ये तीन हमारी साइड है। अब तीनों साइड का जो सम होता है वही होता है पेरीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया PC, ये हो गया हमारे पास PC। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है PD, तो PD को हम लोग PD ही लिखेंगे, बट यहाँ पर CD जो दिख रहा है ना, इस CD को हम लोग कुछ लिख सकते हैं। CD को लिख सकते हैं हम लोग CE प्लस ED लिख सकते हैं, CE प्लस ED लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा हमने CE प्लस ये हो गया हमारे पास ED हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हमने PC, और PC के साथ हमने लिख दिया है यहाँ पर, ओके कर देते हैं EC या फिर CE लिखो। यहाँ पर CE है ना, तो यहाँ कर दो CE। अब इसको ध्यान देना, बीच में कर दो प्लस, यहाँ पर हो गया PD और प्लस हो गया हमारे पास ED हो गया। अब देखो हमने ये ऐसे क्यों लिखा अरेंज करके, ध्यान देना। यहाँ पर जो CE है ये किसके इक्वल है, ये CE बराबर है CA के। जो CE है, ये CE है, ये बराबर है इसके। तो यहाँ पर ये पूरी साइड और हमें ये भी मिल जाएगी, और हमें पता है ये पूरा जो PA बन रहा है ना, ये 14 सेंटीमीटर का है ना। क्या दिमाग लगाया हम लोगों ने कि हमने बताया था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमने कहा कि जो CE है ना ये बराबर है AC के, तो CE की जगह पे हम लोग AC पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा PC प्लस CA लिख दिया, और वैसे ही यहाँ पर कर दिया PD प्लस यहाँ पर ED है, ED हमारी किसके बराबर है, DB के, यहाँ कर दिया DB कर दिया। अब देखो PC प्लस CA कर दोगे, तो PC प्लस CA कहाँ पर है, ये PC, और PC में प्लस कर दो CA तो बन जाएगा AP। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास AP आ गया, यहाँ कर दिया प्लस। अब यहाँ पर PD प्लस DB है, ये PD है प्लस ये DB है। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे ये बन जाएगा PB बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास PB हो गया। अब यहाँ पर जो AP है, ओके ये भी 14 है, और जो हमारे पास PB है ये भी हमारा 14 है। तो ये हो गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD हमने निकाल लिया, ये आ गया 28 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो इसे एक बार और देखो, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC टचिंग AB, BC एंड CAC at P, Q and R respectively. If AB equals to this, AR this and CR this, find the length of BC। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास ट्रायंगल है, ABC नाम का ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है एक सर्कल, ठीक है।
ये सर्कल है, और जो ये सर्कल है ना ये टच कर रहा है इस ट्रायंगल को P पॉइंट में, R पॉइंट में और Q पॉइंट में। और क्वेश्चन ने बता दिया है कि आपके पास जो AB साइड है ये है 10 सेंटीमीटर की, और जो यहाँ पर AR साइड है ये AR ये 7 सेंटीमीटर की है, और जो RC है या फिर बोलो CR है ये 5 सेंटीमीटर की है। तो जनाब यहाँ पर BC क्या होगी, ये BC पूरी साइड क्या होगी, ये फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो देखो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप याद करो, हमने आपको थ्योरम बताई थी कि अगर कोई भी हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट बनती है तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। ये थ्योरम हमने आपको बताई है, हर एक क्वेश्चन में ये यूज भी हो रही, तो इस थ्योरम को याद रखो। अब कहोगे इसका क्या यूज है यहाँ पर, इसी से तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, हमें ये पूरी फाइंड करनी। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम कहेंगे कि भैया हमारे पास जो B है ये हो रही है, बन रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ये B हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही जो कि है PQ, और एक और टेंजेंट बन रही ये PB, और ये दोनों ही टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाएगी। क्यों, ये थ्योरम कहती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती हैं तो वो टेंजेंट हमारी इक्वल होती है आपस में। वैसे ही ये C हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये वाली टेंजेंट बन रही है RC, और यहाँ पर CQ, तो ये दोनों ही टेंजेंट आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और वैसे ही हमारे पास जो ट्रायंगल A है, ये जो ट्रायंगल नहीं, ये जो हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल से पॉइंट से भी हमारी ये टेंजेंट बन रही है, तो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम जल्दी से थ्योरम लिख देते हैं कि जो हमारी थ्योरम है, सॉल्यूशन पे आते हैं और लिख देते हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle are equal। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट की, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, CQ है, और यहाँ पर है क्या हमारे पास CR है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो CQ है ये बराबर हो जाएगा CR के। तो CQ हमारे पास क्या है, पता नहीं है, CQ या फिर बोलो QC क्या है, पता नहीं है, बट जो CR है ये 5 है, तो यहाँ लिख दिया 5। तो हमें ये पता चल गया, ये हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें पता चल गया ना। अब हमें बस ये निकालना है BQ। अब ये BQ कैसे निकालोगे, देखो हमें यहाँ पता है कि जो हमारे पास AP है ये एक टेंजेंट है और ये एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है, और वैसे ही हमारे पास AR ये भी एक हमारी टेंजेंट है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही, सेम पॉइंट से बन रही, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे हमारे पास जो AP है ये बराबर है AR के। ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने AP इक्वल्स टू कर दिया हमने 7, तो हमें AP पता चल गया है, यहाँ पर 7 है। अब देखो ये 7 है, ठीक है, अगर हमने ये फाइंड कर लिया ना तो ये अपने आप फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हैं। तो हमें ये पूरी साइड पता है और ये पता है। अब इसमें ये माइनस कर दोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जो AB है ये बन कैसे रही है, इस पूरी AB साइड को देखो, ये AB साइड है ना, ये कैसे बनेगी, जब PA में हम ऐड कर देंगे PB। तो यहाँ लिखा हमने PA प्लस कर दिया हमने PB कर दिया। अब जो PA है वो 7 है, प्लस कर दिया हमने PB, और यहाँ पर AB हमारे पास 10 है, यहाँ लिख दिया 10 माइनस 7 इक्वल्स टू कर दिया हमने PB कर दिया। ये हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू हो गया PB हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो ये PB है ये हमको 3 मिल चुका है, और यहाँ पर AP हमें 7 मिल गया। PB ये 3 है, ये 7 है। अब हमने क्या बताया था, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास BP है ये बराबर है BQ से, और यहाँ पर PB बोलो या फिर BP बोलो एक ही बात है। ये है हमारे पास 3 और ये हो गई BQ। तो BQ हमें 3 मिल गया, और हमने यहाँ पर निकाल लिया था QC, ये मिल गया हमें 5। हमें फाइंड क्या करना है, ये पूरा BC फाइंड करना है, और BC बन कैसे रहा है, BQ प्लस QC से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे BC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BQ प्लस हमने कर दिया QC से। अब BQ हमें पता है ये 3 है और QC हमें पता है ये 5 है, तो BC जो है ना वो मिल गया हमें 8। यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो यहाँ पर हो गया 8 सेंटीमीटर, BC हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछो,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, इन द गिवन फिगर अ सर्कल टच ऑल द 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose 3 साइड आर AB BC CD दिस एंड दिस, फाइंड AD। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ना जो ये AD जो साइड है ना, ये फाइंड करके दिखाना है। यहाँ पर बताया गया है कि ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल की जो हमारे पास AB साइड है ये 6 है, BC है 7 और CD है 4, तो भैया AD क्या है ये फाइंड करो। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, सर्कल है, सर्कल के बाद क्वाड्रिलेटरल है और ये जो सर्कल है ना ये इस क्वाड्रिलेटरल की हर एक साइड को टच कर रहा है। इस साइड में यहाँ कर रहा है, इस साइड में यहाँ कर रहा है, इस साइड में यहाँ कर रहा है और इस साइड में यहाँ कर रहा है, बट इस बारे में कहीं भी क्वेश्चन में जिक्र तक नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट करके मानना पड़ेगा कि भैया ये जो सर्कल है ये टच कर रहा है इस साइड में किसी पॉइंट में, मान लो S हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ऐसे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये बिल्कुल सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब क्या डिफरेंस है वो देखो। अब यहाँ पर ना जो भी गिवन था वो लिखा हुआ है और जो फाइंड करना था वो भी लिख लिया है। अब यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे। क्या लेट करने वाले हैं कि हमारे पास जो ये सर्कल है और ये सर्कल टच कर रहा है DA को किसी साइड में और BC को इस पॉइंट में और AB को इस पॉइंट में और DC को इस पॉइंट में टच कर रहा है, ये हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं और इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। जैसे कि बोल देते हैं ये हो गया हमारे पास S हो गया, ये हो गया हमारे पास P हो गया, ये हो गया हमारे पास Q हो गया, ये हो गया हमारे पास R, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा लेट द सर्कल टच द साइड AC AB, ठीक है, AC कहाँ से आ गया, यहाँ पर AC नहीं होगा, AB हो जाएगा, यहाँ पर BC हो जाएगा और फिर हो जाएगा हमारे पास CD और यहाँ पर हो गया हमारे पास DA, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एट PQR, यहाँ पर हो गया हमारे पास S। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या लेट किया कि हमारे पास जो सर्कल है ना वो इस साइड को टच कर रहा है S पॉइंट में और इस साइड को टच कर रहा है P पॉइंट में, इस साइड को Q में और इस पॉइंट को R में। इतनी बात क्लियर है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, जो ये A है ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और हमने बताया कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी कोई टेंजेंट बनती है, ये देखो सर्कल को यहाँ पर टच कर रहा है तो ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। ये भी सर्कल को टच करी तो ये टेंजेंट हो गई। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही तो ये टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी, वैसे ही ये भी आपस में इक्वल होगी, वैसे ही ये भी आपस में इक्वल होगी, ये भी आपस में इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर थ्योरम लिख के तो नहीं बताएंगे, अगर आपको लिखना तो लिख देना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इतनी बात क्लियर है। चलो तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं कि जो हमारा AP हो गया ना ये बराबर हो गया हमारे पास AS के, और ऐसे ही हम लिख देंगे जो BP है हमारे पास ये बराबर हो जाएगा BQ के, और ऐसे कर देंगे CQ जो है हमारे पास वो बराबर है CR के, और यहाँ लिख दिया हमने CD ये बराबर है हमारे पास DS के। इसे बोलो ये पहली इक्वेशन है और इसे बोलो ये दूसरी है, इसे बोलो ये तीसरी है और ये हो गई हमारे पास चौथी इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इन्हीं चारों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जहाँ लिखा हमने एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों को हमने ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास AP कर दिया, प्लस हमने कर दिया BP कर दिया, प्लस हमने कर दिया CQ कर दिया, प्लस हमने कर दिया यहाँ पर CQ है ना, एक मिनट CQ, ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने CD कहाँ से आ गया, एक सेकंड CD नहीं होगा, यहाँ पर CR है, ठीक है, और ये होगा DS, एक सेकंड हमने यहाँ गलत कर दिया, ये होगा हमारे पास DS होगा और ये होगा हमारे पास DR होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास CQ और ये हो गया हमारे पास DR इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AS हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया प्लस हमने यहाँ पर कर दिया BQ प्लस CR, ये है CR, ठीक है, CQ बराबर था CR के, तो ये हो गया हमारे पास CR। यहाँ पर ना एक काम करेंगे, जो ये CR है इसको इधर कर देते हैं और यहाँ पर CQ है इसको इधर कर देते हैं, तब हमारा ये काम बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास CR और ये हो जाएगा हमारे पास CQ हो गया, ठीक है, ये CQ हो गया, प्लस आ जाएगा हमारे पास DS। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको सब कुछ बताते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है AP प्लस BP और यहाँ पर है CR प्लस DR, है ना, यहाँ लिख दो पहले ऐसे ही बिल्कुल सेम यही लिख दो, AP प्लस यहाँ कर दिया BP एक ब्रैकेट में कर दिया,
प्लस यहाँ हो गया हमारे पास सी आर प्लस हो गया डी आर। अब इक्वल्स टू कर दो, यहाँ पर ए एस है तो यहाँ कर दिया हमने ए एस कर दिया, ए एस, ठीक है। इसके प्लस में आ जाएगा हमारे पास डी एस। अभी देखते जाओ, फिगर को देखते जाओ और इसको देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने कर दिया बी क्यू और प्लस कर दिया हमने सी क्यू कर दिया। अब देखो बी क्यू और सी क्यू है कहाँ पर, ये देखो, ये हो गया हमारे पास बी क्यू, ये हो गया सी क्यू, ये पूरी क्या बन गई हमारे पास बी सी बन गई। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख दिया, हो गया हमारा काम। अब ए एस और डी एस है, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए एस और यहाँ पर हो गया हमारे पास डी एस, ये पूरी क्या बन गई, ए डी बन गई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए, ये हो गया हमारे पास डी हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ए पी प्लस बी पी, ये ए पी है ये बी पी है, इसको ऐड करोगे तो ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी। और वैसे ही यहाँ पर आपके पास है सी आर प्लस डी आर, तो यहाँ पर इसको ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा डी सी बन जाएगा। अब ए बी की वैल्यू आपको पता है ये 6 है और यहाँ पर हमें सी डी की वैल्यू पता है ये 4 है, इक्वल्स टू ए डी हमें पता नहीं तो ए डी को ए डी लिखते हैं, प्लस बी सी हमें पता है ये कितना है, ये 7, तो ये 7 हो गया, ये हो गया 6 4 10 हो गया, ये 7 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए डी। और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए डी। तो ए डी हमें मिल गया है 3 और यहाँ पर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया और आपको ये भी समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पर सी आर और क्यू आर क्यों बदल दिया। अगर हमने उल्टा लिखा होता ना तो यहाँ पर हमारा ऐड हो ना पाता और ये बन भी ना पाता, कुछ इस तरीके से। अगर कहीं डाउट हो कमेंट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, इन द गिवन फिगर एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC with AB equals to AC circumscribe a circle prove that the point of contact P bisect the base BC। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है एक सर्कल। अब जो ये सर्कल है ये बेस लाइन को टच कर रहा है P पॉइंट में, तो यहाँ पर प्रूव करो कि जो ये P पॉइंट है ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करता है तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे कि अगर ये P पॉइंट इसे बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, जितना BP होगा उतना होगा PC, मतलब कि BP इक्वल्स टू हो जाएगा PC। क्या हो जाएगा, BP इक्वल्स टू PC हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर यही प्रूफ कर दिया कि BP बराबर है PC के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये P पॉइंट है ये बाइसेक्ट करना है। थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आ गई। अब कैसे करेंगे वो देख लोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसमें हमारे पास जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया और जो प्रूफ करना है वो भी लिख लिया। यहाँ लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल AB इक्वल्स टू AC। ये AB है, ये बराबर हो गया AC के। और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो B पॉइंट है, P पॉइंट है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने अभी बताया ना कि अगर ये पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है तो जो BP होगा वो बराबर हो जाएगा PC के। PC के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो हम लोग सबसे पहले यही प्रूफ कर लेंगे। अगर ये हमने प्रूफ कर लिया तो हम लोग बोल सकते हैं कि P बाइसेक्ट कर रहा है बेस BC को। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखो। अच्छा, यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है इस सर्कल को ये लाइन टच कर रही है इस पॉइंट में, और यहाँ पर ये इस पॉइंट में टच कर रही है और यहाँ पर इस पॉइंट में टच कर रही है। तो हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास जो लाइन है वो सर्कल को बाहर की तरफ से टच करती तो वो टेंजेंट हो जाती है। तो इसका मतलब ये टेंजेंट है। और अगर ध्यान से देखो B एक पॉइंट है और B पॉइंट से एक लाइन बन रही जो कि है टेंजेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे आपस में इक्वल हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि थ्योरम कहती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही होती हैं तो वो आपस में इक्वल होती। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी एक ये टेंजेंट जा रही है और दूसरी ये टेंजेंट जा रही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। वैसे ही PC और PQ आपस में इक्वल हैं और वैसे ही AQ और AR आपस में इक्वल है। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर गड़बड़ है, ये ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो चलो ये बात आपको समझ में आ गई और हमें ये लिख के भी बताना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट R इक्वल कर दिया। ठीक है, R इक्वल, इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो BR है ये बराबर है BP के, ये बोल सकते हैं ये BR है ये बराबर हो गया BP के। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास AR है ये भी इक्वल है AQ के। और ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो PC है ये बराबर है CQ के। इतनी बात क्लियर है। अब ये इक्वल क्यों हमने बताया ना, क्योंकि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट जा रही है और जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जाती है तो वो आपस में इक्वल होती है।
ये समझ में आ गया। आगे आ जाओ, अब हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। हमने ट्रायंगल ए बी सी ले लिया है। अब देखो क्वेश्चन ने बताया कि ए बी जो हमारे पास इस ट्रायंगल में वो बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, जो ये ए बी है ये बराबर है ए सी में, ए सी के। क्वेश्चन ने ये हमें बता दिया, वही हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखो अगर ए बी की हम लोग बात करें तो ए बी बन कैसे रहा है, जब ए आर और बी आर को हमने ऐड किया तभी तो ए बी बनेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए आर प्लस हमने कर दिया यहाँ पर आर बी या फिर बी आर, बोलो एक ही बात है, इक्वल्स टू ए सी की बात करो। ए सी कैसे बनेगा, अगर हम लोग ए क्यू में ऐड कर देंगे क्यू सी तभी तो ए सी बन जाएगा पूरा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस कर दिया हमने क्यू सी। अब यहाँ पर ना ए आर है, ए आर हमारा किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है। तो ए आर की जगह पे हमने लिख दिया ए क्यू प्लस यहाँ कर दिया हमने आर बी इक्वल्स टू कर दिया हमने ए क्यू प्लस कर दिया हमने क्यू सी कर दिया। अब ए क्यू से ए क्यू हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ लिख दिया हमने आर बी इक्वल्स टू हमने कर दिया क्यू, ये हो गया हमारे पास सी। तो देखो आर बी बराबर हो गया क्यू सी के। आर बी हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हमने ये भी बताया था कि जो आर बी है ये इक्वल है बी पी के। तो आर बी की जगह पे हमने लिख दिया बी, यहाँ कर दिया पी इक्वल्स टू कर दिया हमने क्यू सी कर दिया। तो देखो ये देखो क्यू सी आपको दिख रहा है। अब ये क्यू सी किसके बराबर है, हमने बताया था ना क्यू सी ये बराबर है पी सी के। तो क्यू सी की जगह पे इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, ये इक्वल हो गया हमारे पास पी बी के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्यू सी बराबर था हमारे पास पी सी के बराबर था, ये हो गया। ठीक है, गलत लिख दिया था, पी सी है। तो यहाँ पर देखो बी पी बराबर हो चुका है पी सी के। तो हमने क्या बताया था, अगर हमने बी पी बराबर कर दिया पी सी के तो हम लोग बोल सकते हैं पी बाइसेक्ट कर रहा है बेस बी सी को। सो यहाँ लिख दो हैंस पी बाइसेक्ट द बेस बी सी। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन 11 देखने में तो काफ़ी बड़ा है बट है बहुत सिंपल सा। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द आउटर एंड इनर सर्कल रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ने बताया कि भैया हमारे पास जो ओ है ना ये सर्कल का सेंटर है, और जो ये हमारे पास सर्कल है ना ये कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक मतलब क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास दो सर्कल है और दो सर्कल का एक ही सेंटर होता है ना तो उसे हम लोग बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। इतनी बात क्लियर है। अब जो ये सर्कल है उसमें हमारे पास दो रेडियाई है, एक है 4 सेंटीमीटर की, दूसरी है 6 सेंटीमीटर की। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ी वाली रेडियाई होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी, जो छोटी वाली रेडियाई होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। क्वेश्चन ने बताया पी ए और जो पी बी है वो टेंजेंट है। पी ए कहाँ पर है, ये है पी ए, ये है हमारे पास पी बी, ये दोनों ही हमारी टेंजेंट हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है इफ़ पी ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, पी ए हमारा 10 सेंटीमीटर का है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। हमें यहाँ पर पी और ये जो बी दिख रहा है ना इस पी बी की हमें लेंथ फाइंड करनी है। कहाँ तक फाइंड करनी है, 1 डेसिमल तक फाइंड करनी है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब इसे करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर ना हमें फाइंड क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें ये रेडियाई पता है ठीक है, और साथ में हमें ए पी की लेंथ पता है। अगर हम लोग यहाँ पर ए ओ पी से कैसे भी करके ये वाली साइड फाइंड कर ले, कौन सी साइड, ये वाली साइड फाइंड कर ले तो जनाब हम लोग ये इजीली फाइंड कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया और यहाँ पर लिख रखा है हमने थ्योरम। थ्योरम कहती है कि अगर रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे कि यहाँ पर ओ ए को देखो या फिर ओ बी को देखो, ओ बी को देखो, ये किसको टच कर रही है, ये टेंजेंट को टच कर रही है इस पॉइंट में। तो ये कैसी हो गई हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ लिखा ओ ए परपेंडिकुलर ए पी, ये ओ ए वाली है, ये भी टच करी टेंजेंट को तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी ए पी की। वैसे ही ओ बी जो है ना ये भी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी बी पी की। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरम द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियाई थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर इतनी बात। चलो अब हमें ये पता चल गया ये हमारे कैसे हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। अब परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारा बनेगा एंगल 90 डिग्री का, और ये वाला भी एंगल हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का। ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ भाई हो गई।
अब देखो हमें यहाँ पर AP जो है ना ये गिवन है, AP हमें PA बोलो या फिर AP बोलो एक ही बात है, ये 10 है। क्वेश्चन ने बताया था कि जो बड़ी वाली रेडियाई है ये 6 सेंटीमीटर की है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की हो गई और ये छोटी वाली रेडियाई हो गई, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की हो गई। इतनी बात क्लियर है, ये 6 सेंटीमीटर हो गई, ये हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें चाहिए ये BP ये वाली साइड, तो इस साइड को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे OP ये वाली साइड। कैसे निकालेंगे इसको देखो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ हमने कर दिया है भैया PAO ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल है हमारे पास 90 डिग्री का, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हमें उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तीसरी साइड फाइंड करनी होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जनाब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसमें, तो यहाँ लिखो बाय यूजिंग पाइथन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले पाइथागोरस थ्योरम PAO पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OP स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास OA स्क्वायर, और यहाँ कर दिया हमने प्लस AP स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर OP जो आपको दिख रहा है ना वो क्या है, नहीं हमें पता है, तो OP को ऐसे ही लिख दो। अब OA हमें पता है कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर कर दो, और AP हमें पता है 10 है। 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 36 और 10 हो गया हमारे पास 100 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास OP स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास OP स्क्वायर इक्वल्स टू 136 आ गया, और ये हो गया 136, और इसे बोल देंगे ये हमारे पास सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पर OP निकाल लिया। ठीक है, अभी इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल POB की, POB जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में हमें जो साइड दिख रही OP ये हमने अभी फाइंड की है। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है OB पता है, अब हमें फाइंड करना है BP फाइंड करना है। तो हमें पता है कि भैया ये भी एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड पता है, तीसरी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास PBO, यहाँ पर कर दिया PBO, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PO स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास PB स्क्वायर, और यहाँ कर दिया प्लस OB हमने कर दिया स्क्वायर। PO हमें पता है 136। देखो PO स्क्वायर हमने इसीलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि PO स्क्वायर को डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे, क्यों फालतू में यहाँ मेहनत करें। तो यहाँ पर PO स्क्वायर हमें पता है 136 है, इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा हुआ है PB क्या है पता नहीं, तो यहाँ लिखो PB, ये हो गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पर है हमारे पास OB, और OB जो है हमारे पास OB ये है हमारे पास 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखा 136, ये 4 है, 4 4 हो जाएगा 16, 16 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 16 हो गया। यहाँ पर आ गया PB, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 120, और यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा रूट, तो ये हो गया 120, ये वो भी रूट में, तो यहाँ पर आ गया PB। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो ये PB है ना, इसकी हमें वैल्यू बताओ 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, तो इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 4 जा 12 होता है ना, तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 30 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 मतलब 120, यहाँ पर हो गया PB। अब यहाँ पर 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √30 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास PB। अब √30 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 5.47 और यहाँ पर आ गया PB, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 10.9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो गया PB। यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो वो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, बस पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ लगानी थी, हमने लगा दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 कह रहा है आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर बन रहा है एक सर्कल। ठीक है, अब जो ये सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियाई है वो 3 सेंटीमीटर की है, और जो ये आपको डी पॉइंट दिख रहा है ये BC को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, और जो कि BD एक पार्ट है उसकी जो सेंटीमीटर है वो 6 सेंटीमीटर का, मतलब लेंथ है इसकी 6 सेंटीमीटर की, और BC की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर की। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि ABC का जो एरिया है वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर बताओ AB और ये AC इन दोनों की साइड क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ये बताओ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सोचो जरा,
अच्छा ये भी बताओ कि यहाँ पर क्वेश्चन में एरिया हमें गिवन क्यों है, एरिया का क्या काम है? अभी तक ऐसे क्वेश्चन कोई भी नहीं आए थे कि जिसमें एरिया गिवन है, बट इस वाले में एरिया गिवन है। देखो हमें जो भी क्वेश्चन गिवन देता है ना, तो ये क्वेश्चन बताने की कोशिश करता है कि भैया आपको उसी की हेल्प से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एरिया दे दी गई तो हमें एरिया के ही हेल्प से इसे सॉल्व करना है। अब कैसे करना है वो देखो। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक रेडियाई है, ठीक है, ये डी पॉइंट में मिली, और अगर हम यहाँ पर एक रेडियाई बना देते हैं और एक यहाँ पर रेडियाई बना देते हैं और यहाँ पर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, और एक यहाँ पर हमने ऊपर ज्वाइन कर दिया। तो देखो आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये डी है, इसको बोल देते हैं ये हमारे पास ई है, और यहाँ कर दिया हमने ये एफ है। अब यहाँ पर कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? कि यहाँ पर ए ओ बी ये एक अलग ट्रायंगल दिखने लगा हमें, और यहाँ पर ए ओ और यहाँ पर हमें दिख रहा है सी, ये दूसरा ट्रायंगल दिखने लगा। एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, और तीसरा ट्रायंगल तो हमें दिख ही रहा है ओ बी सी, ये वाला। 3 ट्रायंगल हमें दिखने लगे ना। तो यहाँ पर ना हमें पता चल गया कि अगर हम लोग इन तीनों ट्रायंगल का सम कर दें, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का, अगर हम लोग सम कर दें तो ये बराबर हो जाएगा इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के। इन तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम कर दे तो ये बराबर हो जाएगा पूरे वाले ट्रायंगल के एरिया के। ये बात आपको समझ में आ गई? तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि भैया ये सर्कल है और इस सर्कल को ये लाइन बी सी, ए सी और ए बी टच कर रही है। अब टच कर रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? टेंजेंट बन रहा है। अब ये बी हमारे पास क्या, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट जाती है और टेंजेंट जाती है तो वो आपस में इक्वल होती है। जैसे कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? जो हमने अभी किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया भैया ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो यहाँ लिख दिया हमने ज्वाइन कर दिया हमने ओ ए, कॉमा कर दिया हमने ओ बी और कॉमा कर दिया यहाँ पर हमने ओ सी। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी क्या है? रेडियाई। हमने क्या बताया कि रेडियाई अगर टेंजेंट को टच करती है तो वो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जो ओ डी है ये परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है? यहाँ पर बी सी से परपेंडिकुलर है। वैसे ही ओ ई, ये जो दिख रहा है ना, ये भी तो रेडियाई है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओ ई परपेंडिकुलर हो गया ए बी से। और वैसे ही हमारे पास जो ओ एफ है ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ए सी से। इतनी बात क्लियर है? तो हमने देखा क्या क्या हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने ये भी देखा कि भैया जो बी है ये हमारे पास है एक्सटर्नल पॉइंट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पी डी है ये वाली हमारी टेंजेंट बराबर हो जाएगी बी ई के। इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर बी ई। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो जनाब ये भी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो? दोनों हो गई। अब ये 9 सेंटीमीटर की, ये भी 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी क्योंकि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये टेंजेंट बन रही है। तो हमने कह दिया यहाँ पर बी सी, ओके, ये हो गया हमारे पास डी सी और ये बराबर हो गया सी एफ के, और यहाँ कर दिया हमने 9 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई? ये भी हमें पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब बस हम लोग ये निकालने कैसे भी करके तो हमारा काम हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो ए एफ है ये एक्स है। अगर ये हमारा एक्स है तो जनाब ये भी हमारा एक्स हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो ए ई है ये बराबर है ए एफ के, और ये दोनों ही है हमारे पास एक्स सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो हमने यहाँ पर साइड जो पता थी हमारे पास वो हमने लिख ली। अब हमें आगे क्या करना है? आगे हमें पता है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये बराबर किसके? हमने क्या बताया था कि जो ये पूरे का ट्रायंगल का एरिया है ना, ये बराबर होगा इन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया के सम से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओके, एरिया ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया ट्रायंगल, ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले लिख लेते हैं बी ओ सी, फिर कर दिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कर दिया ए ओ बी कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो आपको दिख रहा है ना, ये कितना गिवन है? 54। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस ये हो गया हमारे पास BC और हाइट मतलब हाइपोटेनस ये हो गया हमारे पास DO। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 9 × 3। तो ये 6 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 इंटू आ गया हमारे पास 3, ये हमें मिल गया। ठीक है,
यहाँ पर कर दिया प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल AOC, इसमें भी हो जाएगा 1/2 इंटू ओके AOC, ये हो गया। देखो ये रेडियाई 3 है तो जनाब ये भी 3 होगी और ये हमारे पास भी 3 होगी और ये देखो हमें ये पता है और ये अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 + x, ये हो गया बेस इंटू हाइट मतलब 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाओ प्लस, अब यहाँ पर कर दिया हमने 1/2 इंटू, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 + x बेस हो गया, ये बेस क्या है AB है, ये होगा 6 + x हो जाएगा और इंटू हो जाएगा हमारे पास ये एल्टीट्यूड, जो भी बोलो हाइट बोलो, ये हो गया 3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। इतनी बात क्लियर है। तो हमने इन तीनों में सब कुछ देखा ध्यान से, तो हमें यहाँ पर दिखा कि यहाँ पर 1/2 और जो 3 है ये दोनों आपस में सभी में कॉमन है। तो यहाँ पर बचा क्या फिर अंदर, फिर बचा यहाँ पर हमारे पास 15, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 9 + x दिख रहा है, तो यहाँ कर दिया प्लस 9 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास x, यहाँ कर दिया हमने 6 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास 54। ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 54 × 2 डिवाइड में हो गया हमारे पास 3 और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया हमारे पास 8, 5 2 = 10 हो गया और ये हो गया हमारे पास 3 = 30 + 2x, 3 से करेंगे 3 3 = 9, 3 6 = 18, ये 36 है, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x, सॉल्व कर दो तो 6 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में = हो गया x, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 3, x हमें 3 मिल गया। अब ये x क्या है, x देखो हमने माना था EC है ना, इसको माना था x, AE को और AF को, ठीक है, AE और AF को x माना था, तो हमें यहाँ पर x मिल गया है 3। क्लियर हो गया। हमें फाइंड क्या करना था, हमको यहाँ पर फाइंड करनी थी साइड जो कि थी हमारे पास, एक मिनट देख लेते हैं, AB साइड फाइंड करनी थी। अब AB जो साइड है वो कैसे बन रही है, AB जो ये पूरी साइड है ये AE + EB बन रही है, तो हमने यहाँ लिखा AE प्लस कर दिया हमने EB कर दिया। अब AE जो है वो है हमारे पास 3, x था ना, ये 3 हो गया और ये हो गया 6, यहाँ पर आ गया 9, तो AB हमको यहाँ पर मिल गया 9। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं AC की, तो AC = हो गया हमारे पास यहाँ पर x, ओके x मतलब AF, तो AF भी हो जाएगा हमारे पास 3 और प्लस हो गया 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो AC हमें 12 मिल गया और AB हमको यहाँ पर 9 मिल गया, यही हमको फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 14, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पास थ्रू इट्स सेंटर। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल में 2 टेंजेंट है और दोनों ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं। ध्यान रखना, दोनों टेंजेंट आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस पॉइंट में टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है और जो दूसरा जो टेंजेंट है वो भी अगर जिस पॉइंट में सर्कल को टच कर रहा है, उन दोनों पॉइंट को एक मिला दिया जाए तो वो सर्कल के सेंटर से होते हुए जाएगा। ये हमें प्रूफ करके बताना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये कैसे होगा ना, इसको एक बार फिगर से समझ लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिगर को ध्यान से समझ लो। यहाँ पर हमने सबसे पहले सर्कल बनाया और सर्कल के इस तरफ एक टेंजेंट बना दी और इस तरफ एक टेंजेंट बना दी। बट यहाँ पर बात आती है हमने टेंजेंट अपोजिट क्यों बनाई है, इसके बगल में एक टेंजेंट क्यों नहीं बनाई, इधर क्यों नहीं बनाई, ये बात आती है। तो देखो, जब कभी भी क्वेश्चन आपसे कहे कि टेंजेंट हमारी पैरेलल हैं तो आपको हमेशा अपोजिट साइड टेंजेंट बनानी। इतनी बात क्लियर होगी। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो ये टेंजेंट है जिस पॉइंट में ये सर्कल को टच कर रही है और जो ये टेंजेंट है जिस पॉइंट में ये सर्कल को टच कर रही है, अगर इसको मिला दिया जाए तो ये सर्कल के सेंटर से होते हुए जा रही है। ये प्रूफ करके दिखाना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो AB है ये पास हो रही है सर्कल के सेंटर से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि जो ये AB लाइन दिख रही है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सर्कल के सेंटर से होते हुए जा रही है। अब बात आती है स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूफ करें, तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है ना, वो बनता है 180 डिग्री का। अगर हमने ये एंगल 180 डिग्री का प्रूफ कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये देखो बना दी ना ये लाइन, और इसका नाम रख दो G, बस।
अब कैसे करेंगे वो देखते जाओ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हमने ज्वाइन, यहाँ पर हमने ज्वाइन क्या कर रखा है, ओ ए को ज्वाइन किया है और फिर हमने यहाँ पर ज्वाइन किया एंड ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और जो हमारे पास जी ओ है ना, ये जी ओ दिख रहा है, ये पैरेलल है सी डी के, क्या है, ये पैरेलल हमने बनाया हुआ है सी डी के पैरेलल बना हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या कहा कि जो जी जियो है ये पैरेलल है सी डी के। अब ध्यान से देखो कि ये जो हमारे पास ओ ए है ये क्या है, बताओ, कमेंट करो, ये बताओ ओ ए क्या है। हम बता देते हैं, ये ओ ए है रेडियस। जब कभी भी रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो वो बनाती है 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया 90 डिग्री का। इधर आ जाओ, ये भी तो ओ भी हमारी रेडियस है, तो ये भी तो बनाएगी 90 डिग्री का टेंजेंट, 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये टेंजेंट को टच कर रही है। इतनी बात क्लियर होगी। तो चलो अगर हम लोग बात कर देते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करें एंगल सी ए ओ की, और हमने कह दिया कि हमारे पास जो एंगल है जी ओ ए, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। अब कहोगे ये क्या बला है, ये कैसे हो गया? तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारी दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दोनों हमारी आपस में पैरेलल हैं तो इनके इंटीरियर एंगल ये और ये वाला एंगल, ठीक है, जी ओ ए ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ लिख दो इंटीरियर एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना। चलो अब सी ए ओ हमने बताया ये 90 डिग्री का है, क्यों है? क्योंकि भैया ये पैरेलल हो जाते हैं। हमने क्या बताया कि ओ ए हमारा पैरेलल हो जाएगा सी डी के। अब जब सी डी के पैरेलल होगा तो 90 डिग्री का हो जाता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। प्लस हो गया हमारे पास जी ओ ए इक्वल्स टू 180। अब देखो यहाँ पर एंगल जी ओ ए क्या हो गया हमारे पास 180, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का हो गया, और यहाँ पर ये भी आ गया हमारे पास 90। यहाँ पर हो गया जी ओ ए हमको मिल गया है 90 डिग्री का। क्लियर हो गया इतनी बात। अब जैसे हमने ये 90 निकाला है ना, वैसे ही ये भी हमारा 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पैरेलल अगर इसकी है तो ये पैरेलल इसके भी है, इसके भी पैरेलल है। इतनी बात क्लियर है। अब ये पैरेलल है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कैसा होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। सॉल्व करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर लिखो सिमिलरली, यहाँ पर हमारे पास जो एंगल जी ओ बी है ये भी हो गया हमारे पास 90 डिग्री का। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये 90 है, ये 90 है, इसको मिला दो तो बन गया 180। तो यहाँ पर लिखो एंगल जी ओ ए है प्लस कर दिया एंगल जी ओ बी है, इन दोनों का जो सम है वो हो जाएगा 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया। तो हमने क्या बताया था कि अगर हमें प्रूफ करना है ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, तो हमें कहना पड़ेगा, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये है हमारे पास 180 डिग्री का। अब ये 180 डिग्री आ गया है तो सिंपल से बोल दो कि भैया ए बी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ए बी इज़ अ, यहाँ कर दिया हमने स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया। ए बी हमारी स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए बी है ना वो पास हो रही है, पास ये हो गई थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15, इन द गिवन फिगर अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सच दैट इट टच द साइड बी सी ए बी ए डी एंड सी डी एट पॉइंट पी Q, R and S respectively. If AB this, AD this, angle B this and DS this, then find the radius of the circle. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो फिगर देख रहा है ना, इस फिगर में है क्वाड्रिलेटर और इस क्वाड्रिलेटर के अंदर बन रहा है सर्कल, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो O है। और क्वेश्चन ने ये बताया ये जो क्वाड्रिलेटर है, इस क्वाड्रिलेटर की जो साइड है वो सर्कल को टच कर रही है। एक साइड टच कर रही है S पे, R पे, Q पे और P पे ऐसे टच कर रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसने पूछा हुआ है कि जो ये रेडियस है ना, इस रेडियस की लेंथ क्या है, या फिर सिंपल पूछो रेडियस क्या है। क्वेश्चन ने पूछा रेडियस कितना भैया, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का रेडियस है ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो अगर हम लोग इस सर्कल की बात करें और सर्कल को ये जो साइड है सी बी ये टच करी पी पॉइंट में, तो ये क्या बन गई? ये एक टेंजेंट बन गई। यहाँ पर ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट होगी और ये भी टेंजेंट हो गई।
तो हमने बताया हुआ है हमेशा आपको कि जब कभी भी टेंजेंट हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है तो वो आपस में इक्वल होती है। अगर यहाँ पर सी की बात करो तो सी क्या हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही है जैसे कि सी एस और सी पी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। वैसे बी भी हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी टेंजेंट बन रही तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। सेम ये दोनों भी आपस में इक्वल है, वैसे ही ये दोनों भी आपस में इक्वल है। ये बेसिक चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या, हमें यहाँ पर गिवन है ds, ये है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और हमें एंगल b गिवन है, एंगल b है ये 90 डिग्री है। और हमें यहाँ पर गिवन है ab, ab है ये पूरा जो कि है 29। और फिर हमें यहाँ पर गिवन है ad, ad कहाँ पर है, ये पूरा है ad जो कि है 23। अच्छा ठीक है, अब AD की बात करो ना, इस AD में हमें क्या गिवन है, ये DR गिवन है, ये निकाल लोगे इजीली भैया। 23 में 5 माइनस कर दो, जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारे पास RA। तो 23 में 5 माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा, तो ये 18 हो गया। अब देखो हमने क्या बताया कि D हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, आते हैं प्रूफ में। यहाँ पर हो गया हमारे पास D, ये क्या है, D इज़ एन एक्सटर्नल, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। तो हमने हमेशा बताया है कि भैया अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही है तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल है। ये 5 है तो जनाब ये भी हमारी 5 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे जो DR है ये बराबर हो गई है DS के, और ये ही दोनों है हमारी 5 सेंटीमीटर के। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अभी हमने ये बताया ना, और वैसे ही हम लोग RA को निकालेंगे। RA निकाल के भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो जो DA है ये पूरी है हमारे पास, DA बन कैसे रही है, DR प्लस RA करके, DR प्लस यहाँ कर दिया RA। DR हमें पता है 5 सेंटीमीटर का है और RA हमें पता नहीं है। DA पता है 23 है, 23 में 5 चला जाएगा, जब 5 जाएगा तो हमें RA मिल जाएगा। तो ये 5 जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 18, तो 18 RA हमें मिल गया। अभी हमने करके दिखाया। अब देखो हमारे पास ये 18 है तो भाई ये भी हमारा क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो RA बराबर हो जाएगा RQ, क्योंकि A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है तो वो इक्वल होती है। तो यहाँ लिख दिया हमने A इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो RA है ये बराबर हो जाएगी AQ के, और ये दोनों हो गए हमारे 18 सेंटीमीटर के। क्लियर हो गई। अब देखो, अब क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि ये पूरी जो साइड है BA ये है 29। अब 29 में 18 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11। तो हमें QB मिल गया। QB कितना मिल गया, 11। अब QB हमारा 11 है तो PB कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना 11। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया B हमारा क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, B इज़ एक्सटर्नल पॉइंट। सो हमारे पास जो PB है ये बराबर हो जाएगा BQ के, और ये दोनों हो गए 11 सेंटीमीटर के। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये 90 दिख रहा है, ठीक है, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। अब ध्यान से देखना, ये 90 है और ये क्या है, हमारी रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। रेडियस जब टेंजेंट को टच करती है तो वहाँ वो बन जाती है परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर में जो हमारा एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब एंगल P भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। और वैसे ही ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारी टच कर रही है किसको, टेंजेंट को। अब टेंजेंट को टच करी तो ये परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर में एंगल बनता है 90 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो जनाब ये एंगल भी होगा हमारा 90 डिग्री का। अब चारों 90 ये किस में होते हैं, रेक्टेंगल में चारों 90 होते हैं। रेक्टेंगल जो होता है उसमें चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं ना। तो रेक्टेंगल की खास बात ये होती है कि उसके जो अपोजिट साइड होती है वो भी आपस में इक्वल है। ये 11 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 11 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो सकता है, हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास हमारे पास जो QB है ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा PQ के बराबर हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं P। तो ये दोनों हो गए हमारे पास 11, और यहाँ लिख दो अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड आर ये हो गया हमारे पास इक्वल इन रेक्टेंगल। क्लियर हो गए। तो यहाँ पर QB बराबर हो गया PQ के, तो ये 11 है, वैसे ही ये भी 11 हो जाएगा। अच्छा अब इसको ध्यान से देखो, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11,
ये चारों हमारे क्या हो गए 11 हो गए। तो हमें पता है कि जो हमारे पास स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास है ओ, ये हो गया क्यू, बी पी, ये हो गया हमारे पास ये हो गया स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो ईजिली आराम से बोलो कि जो रेक्टेंगल की जो हमारे पास रेडियस है वो है 11 सेंटीमीटर। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट करके पूछा करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में, जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टीपी इज द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी इफ एंगल दिस 30 डिग्री प्रूव दैट BA/AT=2:1। देखो यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का सेंटर O दे दिया गया और कहा गया जो PT है ना, ये एक इस सर्कल की टेंजेंट है। और साथ में कहा गया कि भैया ये प्रूव करो कि BA/AT बराबर है 2/1 के। ये प्रूव करके देना है। देखो हमें यहाँ पर एंगल दे दिया गया है, बट पूछा क्या गया है, साइड पूछा गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में हॉर्स ये क्वेश्चन ये आता है। हॉर्स मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करेंगे वो देखो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से समझना पड़ेगा। इस फिगर में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले देखो ये एंगल गिवन है जो कि है 30 डिग्री का, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, साइड पूछ लिया BA और इसके रेशियो में AT और कहा गया ये बराबर है 2:1 के। इतनी बात क्लियर है। हमें एंगल बताया गया हुआ है और हमसे साइड पूछ ली गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी के एंगल फाइंड करेंगे, सभी के एंगल फाइंड करेंगे। उसके बाद इन दोनों को इजीली इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखते जाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो ये P एंगल है ये किसको टच कर रहा है, ये सर्कल को टच कर रहा है। और अगर हम लोग PA की बात करें और बात कर दे इतनी पार्ट की, तो ये क्या दिख रहा है, सेमी सर्कल। और हमेशा याद रखना सेमी सर्कल में कभी एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, यहाँ पर लिख दिया हमारे पास जो एंगल है, एंगल BPT, ये बराबर हो गया 90 डिग्री का। और रीज़न यहाँ देखो, एंगल ऑन कर दिया हमने सेमी सर्कल, सेमी हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गया। हमने कहा कि BPT जो हमारे पास एंगल है ये 90 डिग्री का। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि जो BAP है ना, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के दो एंगल हमें पता है। हमें अब ये तीसरा एंगल फाइंड करना, तो कैसे फाइंड कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ट्रायंगल कहता है कि भैया उसके अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर रख देंगे तो ये हमें एंगल मिल जाएगा। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया हमारे पास BAP, ये जो एंगल है यहाँ पर हमने BPT लिखा है, BPA होगा, यहाँ पर गलती से T कर दिया, BPA है, ठीक है। यहाँ पर हो गया BAP, यहाँ लिख सकते हैं एंगल जो हमारे पास PBA, ये वाला एंगल, प्लस एंगल हो गया PAB, ये वाला एंगल, प्लस हो गया हमारे पास एंगल ओके, ये हो गया BPA, ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और रीज़न लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ, यहाँ पर हो गया ऑल एंगल हो गया हमारे पास इन आर ट्रायंगल इस कर दिया हमने 180 डिग्री हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एंगल है PBA, PBA ये 30 डिग्री हो गया। यहाँ कर दो प्लस PAB, PAB ये हमें पता नहीं है तो यहाँ कर दिया P, ये हो गया A, ये हो गया B, प्लस यहाँ पर हो गया BPA, BPA ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, इक्वल टू हो गया हमारे पास 180 डिग्री। अब यहाँ पर लिखा है एंगल PAB इक्वल टू हो गया हमारे पास 180। यहाँ पर आ जाओ 90 और 30, 120, ये प्लस का होगा, इधर आ जाएगा तो माइनस का 120 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 60। तो एंगल हमने PAB निकाल लिया है, ये है 60 डिग्री का। इतनी बात क्लियर है। तो ये एंगल हमारा 60 हो गया, ये 90 हो गया। अब बात आती ये वाले एंगल की। ये वाला एंगल कहाँ बन रहा है, देखो अगर ध्यान से देखोगे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ही एंगल बन रहा है BAT इस लाइन में। और हमें पता है भैया जब कभी भी स्ट्रेट लाइन में कोई एंगल बनता है तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इसकी और इसकी बात करें तो इन दोनों का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री के बराबर होगा। रीज़न होता है कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होते हैं, स्ट्रेट लाइन में मान लो जो एंगल बनता है ना वो 180 डिग्री का होता है। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं BAT इज़ अ, यहाँ कर दिया स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट, ये हो गया हमारे पास लाइन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो BAT है ये बराबर है किसके, एंगल देखो इस वाले एंगल के, और इस ये देखो ये पूरी BAT हो गया। ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल, इसकी बात करें तो इस एंगल में दो एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये। तो ये वाला एंगल हो जाएगा PAB, ये होगा PAT हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल PAB प्लस एंगल हो गया हमारे पास PAT हो गया। PAB हमारे पास 60 हो गया और PAB हमें पता नहीं, ये हो गया PAT। अब हमें पता है BAT ये स्ट्रेट लाइन में बन रहा है तो ये 180 डिग्री के बराबर है, और ये 60 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120। तो हमें एंगल PAT मिल गया है, ये है हमारे पास 120 का, ये हो गया 120। इतनी बात क्लियर है, ये एंगल हमें पता चल गया। अब हमें ये एंगल और ये एंगल और मिल जाए तो ये इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बात आती है ये वाला एंगल कैसे फाइंड करें, बहुत सिंपल है। ये एंगल देखो बन कहाँ पर रहा है, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड। जब हमारी कॉर्ड और हमारी टेंजेंट आपस में मिलती है, या फिर बोलो जब कॉर्ड और टेंजेंट से हमारा एंगल बनता है, तो वो एंगल बराबर हो जाता है अपोजिट वर्टेक्स से। तो यहाँ पर ये 30 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारे पास एंगल है P, एंगल P, या फिर बोलो एंगल APT, ये बराबर होगा किसके एंगल के, एंगल PBA के, और ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास 30 के। और यहाँ पर रीज़न हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑन अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट यहाँ पर हो गया हमारे पास सेगमेंट। इतनी बात क्लियर है। तो APT बराबर हो गया PBA के, ये दोनों ही 30 डिग्री हो गए। अब ये भी 30 पता चल गया, ये भी एंगल पता चल गया। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो भैया इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो हमें ये भी एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल हमने कर दिया PA, यहाँ कर दिया T, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो एंगल है APT, ये प्लस यहाँ पर हो जाएगा एंगल PAT प्लस एंगल हो जाएगा PTA। इन तीनों का जो सम हो जाएगा वो होगा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो गया। और APT जो है हमारे पास है वो है 30 का, और ये हो गया हमारे पास 120 हो गया, और यहाँ पर आ गया एंगल PTA इक्वल्स टू 180। अब हमने लिख दिया एंगल PTA इक्वल्स टू 180 है, और इन दोनों का जो सम होगा वो 150 होगा, इधर आ जाएगा माइनस का 50 होगा 150, सॉल्व कर दोगे तो 30 आ जाएगा। तो देखो ये एंगल भी हमें 30 मिल गया। हमें पता है कि जब कभी भी हमारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हो जाती है। इसके अपोजिट ये वाली साइड हो गई और इसके अपोजिट ये वाली साइड हो गई, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो PA है ना, ये साइड ये बराबर है AT के। ठीक है, चलो अब ध्यान दो कि हमने इस पूरे फिगर में सभी के एंगल तो निकाले हैं, बट क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, साइड पूछी है। BA ये भी एक साइड है और AT ये भी एक साइड है। अब हमें साइड फाइंड करना, तो कैसे साइड फाइंड करेंगे, तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा ना, तो हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, BA पूछा हुआ है ना, और BA ये किसके सामने बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल के सामने बन रहा है, और 90 डिग्री सामने जो हमारा साइड होती है ना वो हाइपोटेनस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनस। अगर ये हाइपोटेनस और इस बेस की बात करें तो हाइपोटेनस बेस किस फॉर्मूले में आता है, कॉस के फॉर्मूले में आता है। तो हम लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पर हमारे पास एंगल बन रहा है 60 का, कॉस 60 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा ओके बेस, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला होता है। और ये हमारी बेस है, बेस हमारे पास PA है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर PA अपॉन हो गए हमारे पास BA। ठीक है, cos 60 की जो फॉर्मूला होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 होती है, और PA की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 80, ये हो गया हमारे पास 80, और ये BA है, BA की जगह पे BA लिख दो। अब इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा BA और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में 80, ये 2 इधर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BA रेशियो में 80, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2:1। यही हमें सॉल्व करना था, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट करके ज़रूर पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 8B, और उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये आपको वीडियो कैसी लगी।